बीजेपी अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात लेकर आई है। भाजपा और कुछ अन्य संगठन नियमित रूप से भारत में यूसीसी लाने की वकालत करते आ रहे हैं। इससे संहिता के बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ी है। क्या है ये समान नागरिक संहिता? लागू होने से क्या बदलाव आएंगे? समान नागरिक संहिता के पीछे का इतिहास क्या है? और हम आपको इस वीडियो में समान नागरिक संहिता के बारे में सब बताएंगे। भारत में समान नागरिक संहिता हाल में बहस का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने के लिए यूसीसी बनाने की मांग के लिए 2019 में पहली याचिका दायर की गई थी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज में अन्य सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाए, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। वे विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह इस पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि 44 को देखना होगा। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरी तरह भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। अब मुझे लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए जब औपनिवेशिक युग में पहली बार मांग की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट अगर हम बात करें, इसमें अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन इसने यह भी सिफारिश की कि हिंदू और मुसलमान के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। क्वीन 1859 प्रोक्लेमेशन में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था। कॉलोनियल एरा में आपराधिक कानून तो संहिताबद्ध हो गए और पूरे देश के लिए आम हो गए। पर्सनल लॉ विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग कोड द्वारा शासित होते रहे। फिर देश आज़ाद हुआ और हमें हमारा संविधान मिला। तो अब हम बात करते हैं कि 1947 से लेकर 1985 के बीच के समय का। संविधान की ड्राफ्टिंग के दौरान जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे प्रमुख नेताओं ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध और उस समय जनता के बीच जागरूकता की कमी के कारण यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 44 में शामिल किया। लेकिन जैसे कि कानून समय के साथ साथ बेटर होता है और मजबूत होता है, इससे फाइनल स्वरूप में आने के लिए पहले इसकी पटकथा कुछ दूसरे कानूनों में रखी जाती है। समान नागरिक संहिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसमें कुछ सुधार हुए जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सुधार जो कहा जा सकता है वह हिंदू कोड बिल, हिंदू कानूनों में सुधार के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बिल का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें तलाक को वैध बताया गया था, बहुविवाह का विरोध किया गया था, बेटियों को विरासत का अधिकार दिया गया था। संहिता के तीव्र विरोध के बीच इनको 4 अलग अलग कानूनों के माध्यम से पारित किया गया। उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप में बेटियों को पैतृक संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं देता था। वे केवल संयुक्त परिवार में भरण पोषण का अधिकार मांग सकती थी। लेकिन 9 सितंबर 2005 को अधिनियम में एक संशोधन द्वारा इस असमानता को दूर किया गया। दूसरे जो कानून इस कड़ी में आए वो थे द हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून था। इसे 1954 में लागू किया गया था, जो किसी भी धार्मिक व्यक्तिगत कानून के बाहर विवाह का प्रावधान करता था।
इसी कड़ी में कुछ जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव रखी। और सबसे बड़ा जजमेंट जो आया वो सुप्रीम कोर्ट का शाह बानो केस 1985 में आया था। शाह बानो नाम की 73 वर्षीय महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। उसने अदालतों का दरवाजा खटखटाया और जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके चलते उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उसने इस्लामी कानून के तहत अपने सभी दायित्वों का पूरा पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण प्रावधान उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि यह धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता था। इसके अलावा इसने सिफारिश की थी कि एक समान नागरिक संहिता स्थापित की जाए। एक ऐतिहासिक फैसले के बाद देश में चर्चाएं, बैठकें और आंदोलन हुए। तत्कालीन सरकार ने दबाव में आकर 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर सुरक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसने धारा 125 सीआरपीसी को मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं किया। डैनियल लतीफ़ी मामला। मुस्लिम महिला अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को संवैधानिक मानते हुए इसे सीआरपीसी के धारा 125 के साथ सुसंगत बताया और यह माना गया कि इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को मिलने वाली राशि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह इद्दत के दौरान उसका भरण पोषण कर सके और साथ ही उसके भविष्य को भी प्रदान कर सके। इस प्रकार देश के कानून के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जीवन भर या पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण के प्रावधान की हकदार है। सरला मुद्गर केस। इस मामले में सवाल यह था कि क्या हिंदू कानून के तहत इस्लाम अपनाकर शादी करने वाला हिंदू पति दूसरी शादी कर सकता है। अदालत ने माना कि हिंदू कानून के तहत संपन्न हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्देशित किसी भी आधार पर ही भंग किया जा सकता है। इस्लाम में धर्मांतरण और दोबारा शादी करने से अधिनियम के तहत हिंदू विवाह अपने आप में भंग नहीं होगा और इस प्रकार इस्लाम कबूल करने के बाद की गई दूसरी शादी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध होगी। जॉन वल्लमटम केस। इस मामले में केरल के एक पुजारी जॉन वल्लमटम ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो कि भारत में गैर हिंदुओं के लिए लागू है। श्री वल्लमटम ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 118 ईसाइयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि यह वसीयत द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति के दान पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। पीठ ने इस धारा को असंवैधानिक करार दिया। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता पर भारत का संविधान क्या कहता है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 37 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, फिर भी वे देश के शासन में मौलिक है। इससे पता चलता है कि यद्यपि हमारा संविधान स्वयं मानता है कि समान नागरिक संहिता को किसी न किसी रूप में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन वह इस कार्यान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता है। अब हम भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, जो इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 15 कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और मृत्यु दर के आधार पर उचित प्रतिबंध के अधीन अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार किया जाएगा। अनुच्छेद 25(2) धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक कल्याण और सुधार से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य को कर लगाने से रोकता है,
जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म के लाभ के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के मुद्दों से संबंधित है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना। गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके पास सामान्य पारिवारिक कानून के रूप में यूसीसी है, पुर्तगाली नागरिक संहिता जो आज भी लागू है। 19वीं शताब्दी में गोवा में पेश की गई थी और इसकी मुक्ति के बाद इसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। गोवा नागरिक संहिता की खूब सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि गोवा में समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कानून है जो पति पत्नी और बच्चों के लिंग की परवाह किए बिना आय और संपत्ति के समान विभाजन की अनुमति देता है। प्रत्येक जन्म, विवाह और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। तलाक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जिन मुसलमानों की शादियां गोवा में पंजीकृत है वे बहुविवाह और 3 तलाक के जरिए तलाक नहीं ले सकते हैं। विवाह के दौरान प्रत्येक पति और पत्नी के स्वामित्व या अर्जित की गई सभी संपत्ति और संपत्ति आमतौर पर कपल के पास होती है। तलाक के मामलों में प्रत्येक पति और पत्नी संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार है और मृत्यु के मामले में जीवित सदस्य के लिए संपत्ति का स्वामित्व आधा हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से विरासत में बेदखल नहीं कर सकते हैं। अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बच्चों को देना होगा। इस विरासत में मिली संपत्ति को बच्चों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। हालांकि कोड में कुछ कमियां हैं और पूरी तरह से एक समान कोड नहीं है। उदाहरण के लिए हिंदू पुरुषों को गोवा के गैर यहूदी हिंदुओं के उपयोग और रीति रिवाजों की संहिता में उल्लेखित विशिष्ट परिस्थितियों में द्विविवाह का अधिकार है यदि पत्नी 25 वर्ष की आयु तक बच्चे को जन्म देने में विफल रहती है तो। अन्य समुदाय के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि यह भारत को एकीकृत करेगा। भारत कई धर्म, रीति रिवाजों और प्रथाओं वाला देश है। समान नागरिक संहिता भारत को आज़ादी के बाद से और अब तक की तुलना में अधिक एकीकृत करने में मदद करेगी। एक प्रत्येक भारतीय को उसकी जाति, धर्म या जनजाति के बावजूद एक राष्ट्रीय नागरिक आचार संहिता के तहत लाने में मदद करेगा। वोट बैंक की राजनीति को कम करने में मदद करेगी। यूसीसी वोट बैंक की राजनीति को कम करने में मदद करेगी जो कि ज़्यादातर राजनीतिक दल हर चुनाव के दौरान करते हैं। पर्सनल लॉ एक बचाव का रास्ता है। पर्सनल लॉ की शेल्टर लेकर हमने एक वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली का गठन किया है जो अभी भी हजारों साल पुराने मूल्यों पर चली आ रही है। एक समान नागरिक संहिता इसे बदल देगी। आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत यह इस बात का संकेत है कि देश जाति और धार्मिक राजनीति से दूर हो गया है। जबकि हमारी आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण रही है, हमारी सामाजिक वृद्धि पिछड़ गई है। यूसीसी समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। यह महिलाओं को अधिक अधिकार देगा। धार्मिक व्यक्तिगत कानून प्रकृति में स्त्री विरोधी हैं और पुराने धार्मिक नियमों को पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देकर हम सभी भारतीय महिलाओं को अधीनता और दुर्व्यवहार की निंदा कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता से भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। सभी भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। विवाह, विरासत, परिवार, भूमि आदि से संबंधित सभी कानूनों सभी भारतीयों के लिए समान होने चाहिए। यूसीसी यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। एक समान नागरिक संहिता का मतलब यह है कि यहाँ लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। एक समान नागरिक संहिता का मतलब यह नहीं है कि यहाँ लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा।
इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी परवाह के समान कानूनों का पालन करना होगा। किसी भी धर्म का भी पालन किया जा सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अल्पसंख्यक लोगों को उन कानूनों को चुनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनके तहत वे प्रशासित होना चाहते हैं। यह व्यक्तिगत कानून एक विशिष्ट संदर्भ में तैयार किए गए हैं और इनके बदलते हुए समय और संदर्भ में नहीं रहना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के कई प्रावधान मानव अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यूसीसी धर्मनिरपेक्षता का विरोध नहीं करता है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण और एकीकरण एक अधिक सुसंगत कानून प्रणाली का निर्माण करेगा। इससे मौजूदा भ्रम कम होगा और न्यायपालिका द्वारा कानून का आसान और अधिक कुशल प्रशासन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी है। अब हम बात करेंगे कि इसके कार्यान्वयन में कैसी चुनौतियां हैं। यूसीसी के बारे में गलत सूचना। गवर्नमेंट ने यूसीसी के मटेरियल को डिस्क्लोज नहीं किया, जिससे अल्पसंख्यक को यह विश्वास हो गया है कि यह उन पर बहुसंख्यक विचार थोपने का एक तरीका है। मुद्दे की जटिलता और संवेदनशीलता के कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। विभिन्न धार्मिक समुदाय के अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं और यूसीसी बहस के राजनीतिकरण का कारण बनते हैं। यूसीसी के विरोधियों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक मान्यताओं से बने हैं। उनका कहना है कि उन्हें परेशान न करना ही समझदारी है, क्योंकि इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अधिक दुश्मनी और तनाव पैदा होने का खतरा है। साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते अपने अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार की भी गारंटी देता है। उनका तर्क है कि यूसीसी लागू करना इन अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा। हमारी नज़र में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुझाव यह है कि यूसीसी की भावनाओं को समझने के लिए लोगों के बीच एक प्रगतिशील और व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। सभी धर्मों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। एक रूपता बनाए रखने के लिए प्रख्यात न्यायविदों की एक समिति गठित की जानी चाहिए और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मामला संवेदनशील प्रकृति का होने के कारण पहल धार्मिक समूह की ओर से हो तो हमेशा बेहतर होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी के लिए आगे का रास्ता क्या है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसियों के कोडिफाइड पर्सनल लॉज का एक अनूठा मिश्रण है। सभी भारतीयों के लिए एक ही कानून पुस्तक में कोई समान परिवार संबंधी कानून मौजूद नहीं है, जो कि भारतीयों में सह अस्तित्व वाले सभी धार्मिक समुदाय के लिए स्वीकार्य हो। हालांकि उनमें से अधिकांश का मानना है कि यूसीसी निश्चित रूप से वांछनीय है और भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूत करने और समेकित करने में काफ़ी मदद करेगा। मतभेद सिर्फ इसके समय और इसके साकार करने के तरीके पर है। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसे एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में उपयोग करने के बजाय राजनीतिक और बौद्धिक नेताओं को आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। सवाल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या यहाँ की राष्ट्रीय एकता का भी नहीं है। यह तो बस एक प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान पूर्ण व्यवहार करने का है, जिसे करने में व्यक्तिगत कानून अब तक विफल रहे हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।